हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। तो कुंभज क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। तो देखिएगा, अपन की जो सीरीज चल रही है ये 11th स्टैंडर्ड वाली सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत अपन ने ठोस अवस्था पढ़ लिया है, द्रव अवस्था पढ़ लिया है, गैसीय अवस्था पढ़ लिया है, विलयन पढ़ लिया है और हाइड्रोकार्बन चैप्टर भी अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, दीपावली अच्छी तरीके से मन गई होगी और अब दोबारा अपन उसी पढ़ाई पर लौटते हैं जो अपन के काम आने वाले हैं। त्योहार है निकल गया, अब कोई नया त्योहार आ जाएगा, ये हमारी परंपरा है, तो अपन हर साल ये त्योहार मनाते जाते हैं। इसी तरीके से जीवन चक्र चल रहा है, इसको अपन परिवर्तित भी नहीं कर सकते। जिनकी दिवाली अच्छी रही है उनको भी, और जिनकी नहीं रही उनको भी, सभी की आई होप जिनकी इस बार अच्छी नहीं रही वो अगले साल हो जाएगी। समय है, परिवर्तनशील है, ठीक है। तो इसमें अपन को अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, बस जो नियति ने या प्रकृति ने जो मंजूर किया है वही अपने को मिलने वाला है, ठीक है। बाकी अपन अपना कर्म करते रहें, उससे अपन को सफलता मिलेगी। तो ये यूनिट जो अपन बात करेंगे आज, ये यूनिट हमारी इम्पोर्टेंट है। ये क्लास 11th में अपन पढ़ते हैं, और क्लास 11th में जब अपन स्टार्टिंग करते हैं किसी चैप्टर की या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब स्टार्टिंग करते हैं, तो सबसे पहले अपन को ये बेस पढ़ना होता है। अब 11th स्टैंडर्ड में तो अपना सिलेबस है, वो अपन को क्लासीफाई कर रखा है क्या क्या पढ़ना है, लेकिन जो सिलेबस क्लासीफाई कर रखा है उसको पढ़ने से पहले अपने को इतना समझ में जरूर आ जाना चाहिए कि जो क्लासिफिकेशन दे रखा है उस तक पहुंचने के लिए अपन को बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, तभी जाकर के अपना बेस क्लियर होता है। और जब तक बेस क्लियर नहीं होगा तब तक अपन को काफ़ी चीज़ों में टेंशन भी रहेगी, आएगा भी नहीं, रटने के बाद में काफ़ी बार क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं और काफ़ी बार सही भी हो जाते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी 50% रहती है या तो गलत या सही, दो ही आंसर होते हैं। बाकी तो कोई लेना देना है नहीं, कोई पूछने वाला नहीं कैसे टिक किया, सही है तो सही और गलत है तो गलत हो जाएगा। लेकिन अपन बात करें कि किस तरीके से अपन को ये चैप्टर पढ़ना है आगे, तो चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले अपन के बेसिक्स होने चाहिए। जिस प्रकार से अपन मकान बनाते हैं, जिस कमरे में अपन बात कर रहे हैं अभी बैठे हुए, क्या ये मकान इसी तरीके से बन गया था? तो आपका आंसर आएगा कि नहीं। इसके लिए तो सबसे पहले तो अपन ने कोई जगह देखी होगी, जगह देखने के बाद कोई नींव डाली होगी, नींव में अपने पत्थर भी डाले होंगे, सीमेंट भी डाला होगा और कुछ कुछ अलग अलग तरीके से सारा काम किया है। उसी तरीके से अपन ने ईंट से दीवार बना दी, दीवार बनाने के बाद में उस पर प्लास्टर कर दिया, प्लास्टर करने के बाद तो कलर कर दिया, कलर करने के बाद में अपन ने लाइट स्विच वगैरह लगा दी जिससे लाइट जल रही है, ऊपर छत करा दी। इतना पहुंचने पर आज जिस कमरे में बैठे तो क्या कमरा इसी आसानी से बन गया था क्या? तो इतना आसान तो नहीं था, लेकिन ये बना था क्योंकि इसमें अपन ने छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करके इस कमरे का निर्माण किया है। उसी तरीके से अपन बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी बनेगा या किसी का भी अपन IUPAC नॉमेनक्लेचर लिख रहे हैं, तो IUPAC नॉमेनक्लेचर तो लास्ट वाली कहानी है, लेकिन IUPAC तक पहुंचने के लिए तो बहुत चीज़ें अपने को आनी चाहिए। अपन को कार्बन नंबर आना चाहिए, अपन को उसके रूट नाम क्या होते हैं वो आने चाहिए, व्युत्पन्न नाम क्या होते हैं वो आने चाहिए, उसके बाद में अपन नंबरिंग किस तरीके से करते हैं वो आना चाहिए, इस तरीके से अपन कितने कार्बन को क्या क्या कहा जाता है ये आना चाहिए। ये सारी चीजें जब अपने को क्लियर आ जाएंगी तो अपन को समझ में आ जाएगा कि अपन को पढ़ना क्या क्या है और क्या छोड़ना है। बाकी बात करेंगे क्वेश्चंस कहाँ से आएगा, तो क्वेश्चंस तो 1 मिनट का काम है, क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्योंकि आप जानते हो आज अपन कमरे की बात कर रहे हैं, तो कमरे से बनने से पहले क्या प्रोसीजर हुआ था उसका कोई नहीं पूछेगा, आपको ये पूछेगा कमरा कैसा है, ठीक है। उसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर पूछेगा, वो ये नहीं पूछेगा कि आपने क्या कार्बन का नंबर कैसे याद किया, आपने इसका रूट नाम कैसे याद किया, व्युत्पन्न नाम कैसे याद किया, क्या ये संतृप्त है या असंतृप्त है। ये सारी चीजें छोड़ देते हैं, क्योंकि जब अपन ने कमरा बना दिया या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख दिया तो वही अपने को डिसाइड कर जाएगा कि अपन ने ये सारी चीजें आती है तभी जाकर के ये चीज आती है। अब आपने यदि BSc कर रखा है तो आपसे कोई नहीं पूछेगा 11th-12th कैसे पास किया, आपने BSc किया है तो BSc का आपका क्राइटेरिया है ना, उसको पूछेगा। BSc लास्ट है डिग्री, तो उसमें 11th, 12th, 9th, 10th ये सारे प्रोसीजर साथ में आ गए। यदि आपने MSc कर लिया तो आपने जब BSc किया तभी जाकर के MSc किया आपने, तो कोई नहीं पूछेगा BSc कैसे हुई, क्योंकि आपकी हर चीज क्या लास्ट फाइनल अपन देखते हैं। तो देखिएगा यूनिट बहुत अच्छी है, जिसका नाम जैसे अपन नीट जेई में पढ़ाते हैं तो इसे बोलते हैं GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन अभी क्लास 11th 11th स्टैंडर्ड के लिए बात कर रहे हैं अपन, और क्लास 11th वाले बच्चे भी हिंदी मीडियम के वो देख सकते हैं इनको, ठीक है। तो अपन को यूनिट क्लासीफाई कर रखी है, तो यूनिट को देख लें क्या क्या देखना है अपने को।
तो देखो इसमें जो दे रखा है उसको तो अपन पढ़ेंगे ही, लेकिन उससे पहले का भी पढ़ लेंगे, थोड़ा ऊपर का भी पढ़ लेंगे, अगर क्वेश्चन इधर उधर आएगा तो अपन कर देंगे। ठीक है, तो देखिएगा क्या क्या अपने को सिलेबस में पढ़ना है जी, ये सबसे पहले अपने को आना चाहिए। सबसे पहले अपने पास में सिलेबस का पता होना चाहिए कि भैया पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि जब तक सिलेबस का पता नहीं होता है ना, तो अपन काफी बार तो काफी चीजें पढ़ जाते हैं, उससे क्वेश्चन नहीं आते। और काफी बार ऐसा भी होता है कि जब अपना ज्ञान बढ़िया होता है, ब्रॉड ज्ञान होता है, तो अपने को सारी चीजें छोटी मोटी तो अपन ऐसे ही मार देते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है जी, IUPAC नोमेनक्लेचर, एक तो ये पढ़ना है। तो एक क्वेश्चन तो आपको यहां से मिलेगा 101%, क्योंकि IUPAC नोमेनक्लेचर तो RPSC ग्रेड 1 में भी पूछता है, RPSC ग्रेड 2 में भी पूछता है, 11th स्टैंडर्ड में भी पूछता है, नीट में भी पूछता है, जेई में भी पूछता है, और क्लास 11th में तो मैं आपको पढ़ाता ही हूं। तो ये सारी चीजें पूछता है, तो IUPAC नोमेनक्लेचर से एक क्वेश्चन आएगा। लेकिन IUPAC तक पहुंचने के लिए अपने को बहुत काम करने पड़ेंगे, तब अपन IUPAC पे पहुंचेंगे। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड कह रहा है इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही। दूसरा नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही। अब यहां से इसमें से आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पहचानने का भी एक क्वेश्चन काफी बार पूछ लेता है कि कौन इलेक्ट्रोफाइल है, कौन न्यूक्लियोफाइल है, किस तरीके से इनका बिहेवियर होता है, उसकी बात कर लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है इसमें प्रेरण प्रभाव, प्रेरण प्रभाव, इलेक्ट्रोमरी प्रभाव, इलेक्ट्रोमरी प्रभाव। ठीक है, इसके बाद दे रखा है आपको अभिक्रियाओं के प्रकार, अभिक्रियाओं के प्रकार। अब अभिक्रियाओं के प्रकार में आपको पहले पढ़ना है प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन, विलोपन और योगात्मक। और किसकी बात करेंगे, योगात्मक। ठीक है जी, इसके साथ में ही अपने को पढ़ना है अनुनाद और हाइपर कंजुगेशन को बोलते हैं अति संयुग्मन, अति संयुग्मन। ठीक है जी, त्रिविम प्रभाव पढ़ना है, त्रिविम प्रभाव। और त्रिविम प्रभाव के साथ में अपने को पढ़नी है समाव्ययता। क्या पढ़नी है जी, समाव्ययता। समाव्ययता दोनों ही पढ़नी है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो, अर्थात त्रिविम और संरचनात्मक, संरचनात्मक। ठीक है, ये सारी बातें अपन करने वाले हैं। अब देखो, जैसे मैंने आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ाया था, तो हाइड्रोकार्बन में भी अपने को समाव्ययता आती है। अब वहां अपन बात करें तो यहां से देखो दो क्वेश्चन तो ये बन गए, और कम से कम दो ही क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे। तो आप कहेंगे सर इसमें से 3 क्वेश्चन आने चाहिए, 4 आ गए तो, लेकिन ये हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है भैया। जब हाइड्रोकार्बन में अपन बात करते हैं, वहां IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, वहां समाव्ययता की बात करते हैं, सारी बातें करते हैं, इसलिए दोनों चैप्टर मिक्स है। हाइड्रोकार्बन को सबसे पहले मैंने इसलिए पढ़ाया था आपको, उसका रीजन था क्योंकि आपको वो इजी लगेगा, और वो पढ़ने के बाद में आप समझ जाओगे इस चैप्टर में किस तरीके से अपन बात करने वाले हैं। फिर बता रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यदि स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहले अपने को ये चैप्टर आना चाहिए। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। एक्चुअल में जब अपन कार्बन की स्टडी करते हैं, सबसे ज्यादा किसकी करते हैं, कार्बन की। कार्बन की स्टडी करने का एक ही रीजन है, क्योंकि कार्बन में एक तो श्रृंखला का गुण पाया जाता है सबसे ज्यादा, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है, 4, इससे ज्यादा कोई बॉन्ड नहीं बनाता। और 4 बॉन्ड में भी ये सभी प्रकार के बॉन्ड बना सकता है, अर्थात ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है, ये इसमें नेचर है सबसे अच्छा। इसके साथ में ये सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, डबल बॉन्ड ही बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड ही बनाता है, और कॉन्जुगेशन में भी रहता है, अर्थात ये सारे काम कर लेता है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चाहिए और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चाहिए। तो इसलिए कार्बन। इसके बाद में एक और इसका रीजन होता है कि सबसे पहले 5860 वर्ष इसका अर्धायु काल होता है, जो सबसे ज्यादा होता है सभी में।
इसके बाद में इसको जलाते हैं तो काला पदार्थ मिलता है, तो उसे कार्बन कोक वगैरह यूज करते हैं अपन। इसके दो प्रकार के क्रिस्टलीय और एक्रिस्टलीय क्या होते हैं, अपर रूप होते हैं। अर्थात यदि बात करें तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन पर टिकी हुई है, और कार्बन के साथ में जैसे ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बना लिया तो CO2 बन गए, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। COOH बना लिया तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये सारी चीजें इसमें प्रेजेंट होती है। अब आप पूछ रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो, कार्बन की अगर बात करूं, समझ लो इस चीज को, क्योंकि इस चीज को समझ जाओगे तो आपको सारी चीजें आसान लगेंगी। तो देखो, जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और मास नंबर होता है 12। इसे बोलते हैं परमाणु भार। क्या बोलते हैं? परमाणु भार। और इसे बोलते हैं अपन परमाणु क्रमांक। क्या कहा जाता है जी? परमाणु क्रमांक। यही बात है। आज थोड़ी बात कर लेंगे और अपन थोड़ा पढ़ लेंगे, क्योंकि काफी दिनों के बाद में स्टार्टिंग है, तो आपको भी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, सेट हो जाएगी। तो इस तरीके से अपन पढ़ेंगे। अब देखो, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और परमाणु भार कितना है जी? 12 है। अब समझो इसको, कार्बन को यदि आप पढ़ोगे तो इलेक्ट्रॉन भरना सीखो आप इसमें। कार्बन 6 है, 1s2, 2s2, 2p2, यही है क्या? तो देखो, ये तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये है इसका बैलेंस शेल, संयोजी कोष। इसे क्या कहेंगे? संयोजी कोष। ठीक है जी, आगे बात समझ में। अब लेकिन ये है ग्राउंड स्टेट, इसे बोलते हैं तलस्थ अवस्था। क्या बोलते हैं? तलस्थ अवस्था। अब यदि अपन इसे एक्साइटेड करते हैं, क्या करते हैं? एक्साइटेड, उत्तेजित अवस्था देखते हैं इसकी। क्या देखते हैं जी? उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था देखते हैं तो देखो, कार्बन 6, 1s2, 2s1, 2p1। अब सभी को मैं खोल करके लिख रहा हूं। 2px-p1, 2p/1, 2pz, और ये भी आ गया 1। इस तरीके से। अब क्या मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना दूं क्या? तो बना देते हैं। देखो जी, देखो जी, कार्बन है 6, ये 2 इलेक्ट्रॉन है 1s में, ठीक है। ये 2s है, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये है 2px, 2p/, 2pz। इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 है, और इसमें भी क्या है जी? 1 इलेक्ट्रॉन है। ये उत्तेजित अवस्था का ऑर्बिटल डायग्राम है, ठीक है जी। अब देखो आप, कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है जी? संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? आप कहोगे सर 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, यदि इसे स्टेबल होना है, स्टेबल होना है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेशन कर सकता है। क्या करे? 4 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करे, तब जाकर के ये हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेगा। क्या बोलो? यदि 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, त्याग कर हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर सकता है। और यदि मैं इसे 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, ये क्या कर सकता है? नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर सकता है। क्या बोलो? बोलो भाई बोलो। और ये हीलियम पर त्यागेगा तो हीलियम पर आ जाएगा, और ग्रहण करेगा तो नियोन पर चला जाएगा। और दोनों ही इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस का मतलब अक्रिय गैस है, और अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन परिपूर्ण है, अर्थात वो स्टेबल कंपाउंड है। जैसे पर प्रकृति में भी देखते हैं, जिनके पास में खूब पैसा है, खूब बढ़िया बच्चे हैं, बढ़िया परिवार है, बढ़िया घर है, तो वो सारे क्या हैं? स्टेबल हैं। इसी तरीके से जो इनर्ट गैसें हैं आवर्त सारणी में, इनको भी अपन स्टेबल ही मानते हैं, क्योंकि ये स्टेबल इसलिए हैं क्योंकि ये किसी से रिएक्शन ही नहीं करते, इनको किसी चीज की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो प्रत्येक आदमी, आप जानते हो, जो पैसे वाला होता है, क्या ऐसा ही बनना चाहते हैं सभी? तो आप कहोगे बिल्कुल बनना चाहेंगे, क्योंकि सभी अगर सुख सुविधाएं मिल जाएंगी अपने को, इंसान वही तो चाहेगा। तो ऐसे ही प्रत्येक एलिमेंट या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके इनर्ट गैस पर पहुंचना चाहता है, और इनर्ट गैस पर पहुंचकर वो अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाता है, स्थायित्व को बढ़ाता है। और यदि वो स्टेबिलिटी को बढ़ाता है उसको जाकर के, तो वही स्टेबल कंपाउंड होता है। लेकिन कार्बन फंस गया जी बीच में। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन त्यागे जब तो आए हीलियम पर, और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो जाए नियोन पर। तो अब कार्बन के पास में सबसे बड़ी दुविधा हो जाती है इस चीज की। जैसे अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो बताओ
जैसे कार्बन 6 है, ठीक है। अब मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा। देखो कार्बन 6 अगर एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो बोरॉन पर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को और डोनेट करेगा तो बेरिलियम पर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को और डोनेट करेगा तो लिथियम पर आ जाएगा क्या, और एक इलेक्ट्रॉन को और डोनेट करेगा तो हीलियम पर आएगा क्या। बोलो भाई, ये बात आप लोगों को समझ में आती है। इलेक्ट्रॉन देखो अगर यहां से यहां आ रहा है तो इसे बोलते हैं IE1, इस पर जाएगा तो IE2, इस पर जाएगा तो IE3 और इस पर जाएगा तो IE4। और IE का मतलब है आयनन विभव या आयनन ऊर्जा बोल दो इसको, आयनन ऊर्जा। ये कहानी आयनन ऊर्जा है। अब आयनन ऊर्जा क्या होती है, जब आप ग्राउंड स्टेट में कोई भी एलिमेंट ले रहे हो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, उसे बोलते हैं आयनन ऊर्जा। और जिसके लिए मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसे ही तो बोलते हैं आयनन ऊर्जा। एक इलेक्ट्रॉन मेरे को निकालना है बैलेंस सेल से, जितनी मेरे को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी उसे क्या कहते हैं अपन, आयनन ऊर्जा कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अब देखो, अब अपन जानते हैं कि बताओ, जैसे कार्बन की यदि मैं बात करूं तो ये कार्बन का न्यूक्लियस है क्या, समझो जी। अब देखो ये हो गया इसका न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये है n=1 और ये है n=2। n=1 में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, n=1 में बोलोगे सर कितने इलेक्ट्रॉन बताओ, एक इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन, दो ही है क्या, ठीक है जी। इसके बाद बोलूंगा कि बताओ n=2 में कितने हैं, तो कितने हैं बताओ, 4 इलेक्ट्रॉन है क्या, ठीक है। अब आपको एक बात जरूर समझनी है, क्या समझनी है बताओ, एक बात समझनी है कि चलो मैं आयनन ऊर्जा का मान हमेशा क्या होता है कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मान रहा हूं मैं, इसको ये इलेक्ट्रॉन यहां से डोनेट, एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहां से निकाला तो यहां मेरे को पड़ी जैसे 10 किलो जूल पर मोल एनर्जी की आवश्यकता, ये अप्रोक्सीमेट मान रहा हूं मैं। जब आप ये इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यहां पड़ेगी आपको 1000 किलो जूल पर मोल। इसके बाद में यहां निकालोगे इलेक्ट्रॉन को तो ये पड़ेगी 1000 किलो जूल पर मोल, और यहां निकालोगे तो 10,000। अर्थात आप एक याद रखना कि जैसे मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा दिया, इसको मैंने निकाल दिया, बोलो भाई। दूसरी बार मैंने इसको निकाल दिया, इसके बाद में मैंने इसको निकाल दिया, और फोर्थ मैंने इसको निकाल दिया। तो क्या सारे इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद में क्या न्यूक्लियस के पास चले जाएंगे क्या, तो न्यूक्लियस छोटा हो जाएगा क्या। अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन देखें अपन तो प्रोटॉन कितने हैं उसमें 6 है, प्रोटॉन कितने 6 और इलेक्ट्रॉन कितने 2। तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है क्या, इतनी एनर्जी अपन दे सकते हैं क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं। तो इतनी एनर्जी में क्या होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान नहीं होता। ये मैंने बोर्ड पर जो लिख दिया है ये इतना आसान नहीं है। जब किसी चीज में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना तो निकालने पर हाईली एनर्जी देनी पड़ेगी अपने को। हाईली एनर्जी का मतलब है न्यूक्लियस के पास से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स होता है जेड इफेक्टिव, जो इलेक्ट्रॉन को बांधे रखता है। क्या न्यूक्लियस के पास से इलेक्ट्रॉन को कोई ला सकता है क्या, तो नहीं ला सकते अपन, नहीं लाते। तो इसलिए आयनन ऊर्जा के कारण 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इसके लिए आसान नहीं होता है। तो ये प्रोसीजर अपन सोचते हैं, लेकिन ये प्रोसीजर एक्चुअल में होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, क्योंकि
एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है जो संभव नहीं है। ठीक है जी, पहला तो यह है। दूसरा, 4 इलेक्ट्रॉन निकालने को आयनन ऊर्जा कहते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ने को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आगे बात समझ में? तो देखो, अब फोर्थ कंडीशन अपन देखते हैं, सेकंड कंडीशन, फोर्थ नहीं सेकंड पे चलते हैं। सेकंड कंडीशन देखो, ये तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही है, न्यूक्लियस है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहां 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। ठीक है जी, अब देखो, मैंने बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड किया है। बाहर से इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन यदि ऐड कर देंगे तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसे बोल लो सीधा इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखो, मैंने यहां से बच्चों एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाया, तो यहां ये इलेक्ट्रॉन यहां इसकी ग्राउंड स्टेट में आकर के जुड़ रहा है। किसमें जुड़ रहा है? ग्राउंड स्टेट में। तो यहां एनर्जी रिलीज होती है, अर्थात कहते हैं कि किसी भी एटम में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ऊर्जा या तो निकलती है या देनी पड़ती है। और जो ऊर्जा निकलती है, इलेक्ट्रॉन को बांधने के लिए जितनी ऊर्जा निकलती है या देनी पड़ती है, उसे अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन को मैंने ऐड किया तो यह प्रोसेस होता है ऊष्माक्षेपी। अब बताओ, एक इलेक्ट्रॉन आकर के जुड़ गया, लो जी जुड़ गया। दूसरा मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, यह होगा प्रोसेस ऊष्माशोषी। क्या होगा? ऊष्माशोषी। क्योंकि जो ये इलेक्ट्रॉन गया है ना, ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपल करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, तो इसके लिए इसको एनर्जी बाहर से देनी पड़ती है। तो चलो जी, मैंने दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। तीसरा इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड किया, ये इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है बच्चों? बताओ, ऊष्माशोषी प्रोसेस ही होगा, क्योंकि यहां 2 इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होगा। बोलो भाई। इसके बाद में मैंने फोर्थ इलेक्ट्रॉन भी ऐड कर दिया यहां, लो जी, फोर्थ इलेक्ट्रॉन भी ऐड कर दिया। ये भी प्रोसेस क्या होगा? ऊष्माशोषी। क्या होगा? ऊष्माशोषी। आगे बात समझ में? अब देखो, यदि मैं बात करूं यहां Z बराबर कितना है बच्चों? 6। परमाणु क्रमांक कितना है? 6। मास नंबर A की बात करूं, A है 12। ठीक है, यदि मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो अगर नेगेटिव चार्ज दे रखा है तो Z प्लस क्या होता है? चार्ज को बोलते हैं आवेश। Z कितना है? 6। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड किए आपने? 4, क्योंकि कार्बन पर क्या चला जाएगा यहां? -4। ठीक है, -4 जाएगा तो 6 + 4, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। बताओ, नाभिक छोटा है, नाभिक 6 का ही है, न्यूक्लियस में कितने? 6 ही है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन कितने? 6 ही तो है। बोलो भाई। तो अब 6 का नाभिक है और नाभिक 6 है, तो बताओ मेरे को, क्या ये 10 इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम कर सकता है क्या? छोटा नाभिक इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करेगा क्या? 4 इलेक्ट्रॉनों का बहुत ज्यादा रिपल्सन होता है और रिपल्सन से बचने के लिए ये ऐसा काम भी नहीं करता है। तो क्या समझे आप? जो ये कार्बन है बच्चों, कार्बन +4 में जाए या कार्बन -4 में जाए, अगर -4 में जा रहा है तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, EGE, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और यदि पॉजिटिव करें तो इसे क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, दोनों काम से बचने के लिए कार्बन को दोनों ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, ठीक है, और यहां 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, यहां इतनी एनर्जी अपन दे नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। यहां 10 इलेक्ट्रॉन रखना कठिन बात है, 10 इलेक्ट्रॉन 6 के नाभिक में रखना बहुत बड़ी बात है।
इसलिए दोनों काम से ही नहीं करता है। कार्बन कहता है भैया मेरे को जीने दो, मैं ये दोनों काम ही नहीं करूंगा। तो फिर कार्बन एक प्रोसीजर अपनाता है अपने साथ में, उसे बोलते हैं सहसंयोजी बंध। क्या बोलते हैं? सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध क्या होता है बच्चों? सहसंयोजी बंध का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन के सहभाजन से, इलेक्ट्रॉन के सहभाजन से बना हुआ बंध, बना हुआ बंध क्या कहलाता है? बोलो भाई, सहसंयोजी बंध कहलाता है। और ये बनता है अध्रुवीय, अध्रुवीय, अध्रुवीय परमाणु के बंध, अध्रुवीय परमाणु, या फिर बोलो जिनकी इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणता, जिसकी क्या विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता का अंतर समान होता है, अंतर लगभग समान होता है, लगभग समान होता है। उनके मध्य कौन सा बॉन्ड बनता है? सहसंयोजी बंध बनता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं एग्जाम्पल कुछ बता रहा हूं आपको, HCl, HCl में बनेगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो प्लस माइनस में टूट रहा है भैया। जैसे C2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, CH4 हो गया, C2H5 हो गया, ETC। ये सारे एग्जाम्पल है। यदि ऐसे कोई एग्जाम्पल सोच रहा है तो बिल्कुल गलत बात है। आगे बात समझ में, ये होता है सहसंयोजी बंध। तो कार्बन इसी को अपनाता है, कहता है भैया मेरे पास में 4 वैलेंसी खाली है। कितनी वैलेंसी खाली है? 4 वैलेंसी। जैसे बात करेंगे अपन, ये देखो 4 वैलेंसी खाली है इसके पास में, एक ये खाली है, एक ये खाली, एक ये खाली, एक खाली। अगर यहां सहसंयोजी बंध बनेगा, जैसे हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन देगा। बोलो भाई, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देगा, एक ही देगा, तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है। और जब ये अलग होंगे ना तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर भी हो जाते हैं। आगे बात समझ में, तो इसलिए कार्बन को क्या गया, चुना गया इसके लिए। तो कार्बन आप याद रख लेना, कार्बन सहसंयोजी बंध बनाता है। कैसा बनाता है? सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध बनाता है, बंध बनाता है, बनाता है। लेकिन ये बात सभी के लिए लागू नहीं है भैया। जब एल्डिहाइड पढ़ोगे ना तो एल्डिहाइड में ये मैंने क्या कहा, जिनकी विद्युत ऋणता लगभग समान होती है उन्हीं के साथ ये काम करता है। यदि कोई बच्चा सोच रहा है सर कार्बन और ऑक्सीजन, तो आप जानते हो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये है पोलर, कैसा है, ध्रुवीय बॉन्ड है ये। आगे बात समझ में, ये अपन को अभी याद नहीं करना है। तो बताओ, अब कार्बन सहसंयोजी बंध बनाता है, तो कार्बन के 4 बॉन्ड बनाता है, सबसे ज्यादा 4 बॉन्ड बनाता है। ये कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बंध बनाता है। और 4 बंध में भी ये सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, ये डबल बॉन्ड ही बनाता है, ये ट्रिपल बॉन्ड ही बनाता है। तो इन सभी के साथ में बॉन्ड बना करके ये क्या बना लेता है? नेटवर्क बना लेता है। क्या बना लेता है? नेटवर्क के समान संरचना बना लेता है। जैसे आपने हीरा देखा होगा, ग्रेफाइट देखा होगा बच्चों, फोल्डरीन देखा होगा, ये सारे इसके क्या हैं? क्रिस्टल या पर रूप है, जिसमें ये खूब बॉन्डिंग शो करता है, जिसे ही बोलते हैं संकलन का गुण। क्या बोलते हैं? कैटेनेशन पावर। इस तरीके से आपको कार्बन की कहानी आई होप समझ में आ गई होगी, कार्बन किस तरीके से बॉन्ड बनाता है। आगे बात समझिए, बोलो भाई, ठीक है। अब देखो, इतना आपको याद होना चाहिए कि कार्बन किस किस तरीके से बॉन्ड बनाता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा, कार्बन की कहानी समझेंगे अपन। तो आज के लिए रखते हैं यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।